नमस्ते। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के एक बहुत ही मज़ेदार और स्कोरिंग चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को हम इतने आसान और विजुअल तरीके से डिकोड करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो अपनी एनर्जी हाई रखिए क्योंकि आज की केमिस्ट्री बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो आज के हमारे मेन टॉपिक्स क्या क्या होंगे? हम देखेंगे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री, रासायनिक समीकरण, उन्हें बैलेंस करना, रिएक्शंस के टाइप्स, ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स और लास्ट में सबसे ज़रूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के कुछ खास टिप्स। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सेक्शन 1, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। हम अक्सर सोचते हैं ना कि केमिस्ट्री तो बस मोटी मोटी किताबों या स्कूल की लैब्स में ही होती है। बिल्कुल नहीं, हमारी असली जिंदगी में हर वक्त केमिस्ट्री चल रही है। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जब कुछ चीजें बदलती हैं तो उनके पीछे केमिकल लेवल पर असल में क्या चल रहा होता है? जैसे गर्मियों में दूध को बाहर छोड़ देने पर उसका खराब हो जाना, या फिर खुले में रखे लोहे पर जंग लग जाना, यहाँ तक कि अंगूरों का फर्मेंटेशन, हमारे खाने का पकना और पचना, और जो हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन, इन सारी ही सिचुएशंस में ना जो हमारी ओरिजिनल चीज़ थी उसकी पूरी की पूरी पहचान और नेचर ही बदल जाता है। और विज्ञान की भाषा में कहें तो जब भी ऐसा कोई बदलाव होता है हम कहते हैं कि बॉस यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन हुई है। और इसका एक बहुत ही क्लासिक लैब एक्सपेरिमेंट है। जब एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो पता है क्या होता है? वो एकदम चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी के साथ जलता है और जलकर एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। यही पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो अवस्था और रंग में बदलाव आया ना, ये एकदम सॉलिड सबूत है कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है। सेक्शन 2, रासायनिक समीकरणों को समझना। भाई रिएक्शन तो हो गई, पर क्या हर बार इसे समझाने के लिए हमें लंबे चौड़े पैराग्राफ या वाक्य लिखने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे शब्दों में लिखें, जिसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं, तो वो भी काफ़ी लंबी होती है। लेकिन अगर हम शब्दों की जगह सीधे केमिकल फॉर्मूला यूज़ करें, जैसे Mg + O2 बना MgO, तो काम कितना आसान हो जाता है। ये फॉर्मूले ना केमिस्ट्री को एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा बना देते हैं जिसे पूरे दुनिया में एक ही तरह से समझा जाता है। अब इस नई भाषा का थोड़ा ग्रामर भी समझ लेते हैं। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS में होते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्शन करते हैं, और राइट हैंड साइड यानी RHS में जो एकदम नई चीज बनती है ना, उसे हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। और इन दोनों के बीच जो तीर का निशान है वो बहुत क्रूशियल है। इसका सिरा हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है और ये हमें बताता है कि रिएक्शन किस दिशा में जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, समीकरणों को संतुलित करना। ये इस चैप्टर का सबसे मजेदार और गणितीय हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि हम इक्वेशंस को बैलेंस करते ही क्यों हैं? इसका एक ही जवाब है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम एकदम पत्थर की लकीर है। इसके हिसाब से रिएक्शंस पहले और रिएक्शंस के बाद हर एक एलिमेंट के एटम्स की गिनती बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। ना तो कोई नया एटम बन सकता है और ना ही कोई एटम गायब हो सकता है। जरा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाली इस रिएक्शन को ध्यान से समझिए। इसमें तीर के दोनों तरफ जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, सबके एटम्स की गिनती एकदम मैच कर रही है, बिल्कुल बराबर है। बस इसी को हम एक परफेक्टली संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पर क्या हो अगर इक्वेशन बैलेंस्ड ना हो? तब हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूलों के चारों तरफ बॉक्स बना दीजिए ताकि अंदर का फॉर्मूला गलती से भी चेंज ना हो। फिर दोनों तरफ के एटम्स गिनिए, और सबसे कमाल की ट्रिक बताऊं, बैलेंस करना हमेशा उस एलिमेंट से शुरू कीजिए जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हों। सच बता रहा हूं, ये बिल्कुल सुडोकू या किसी पजल को सॉल्व करने जैसा मजेदार है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आयरन और पानी के रिएक्शन का ये फाइनल बैलेंस्ड रूप हमारे सामने आता है। इसे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने इसमें S यानी सॉलिड और G यानी गैस जैसे भौतिक अवस्थाओं के सिंबल भी लगा दिए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की आपने? यहाँ H2O के साथ G लिखा है, जिसका मतलब है कि पानी यहाँ लिक्विड नहीं बल्कि भाप या स्टीम के रूप में है। तो बैलेंसिंग तो हमने अच्छे से डिकोड कर ली। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
तो ग्रामर तो सेट हो गया। अब जरा रिएक्शंस की अलग अलग वैरायटी पर नजर डालते हैं। पहला टाइप बहुत ही सिंपल है, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है ना, इसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग चीजें आपस में जुड़ती हैं और मिलकर सिर्फ एक सिंगल नया प्रोडक्ट बनाती हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया और रियल लाइफ एग्जाम्पल है बुझे हुए चूने का बनना। जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाया जाता है तो वो बुझा हुआ चूना बन जाता है, जिसे हम अक्सर घरों की सफेदी में इस्तेमाल करते हैं। और एक और मजेदार बात बताऊं, इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट या ऊष्मा भी निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। अब कॉम्बिनेशन का एकदम उल्टा देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया यानी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक अकेला रिएक्टेंट टूटकर कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। अब जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए ताकत तो चाहिए ही ना, इसीलिए इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें अक्सर हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। डीकम्पोजिशन का एक ऐसा एग्जाम्पल जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, वो है लेड नाइट्रेट को गर्म करना। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो टूट जाता है और टेस्ट ट्यूब से एकदम भूरे रंग का धुआं निकलने लगता है। ये भूरा धुआं असल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 गैस का होता है। ये जो विजुअल हिंट है ना, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं दो जुड़वा कॉन्सेप्ट्स की। एक है उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, जिसका सीधा सा मतलब है किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का कम होना। और दूसरा है अपचयन यानी रिडक्शन, जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी ऑक्सीजन का जाना या हाइड्रोजन का आना। और मजे की बात तो ये है कि जब किसी रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं तो उस पूरी रिएक्शन को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सेक्शन 5, दैनिक जीवन में उपचयन। आखिर ये ऑक्सीडेशन हमारे आसपास क्या कर रहा है? थ्योरी तो बहुत हो गई, पर रियल लाइफ में इस ऑक्सीडेशन का इम्पैक्ट क्या है? सच बताऊं तो इसी की वजह से जो संक्षारण या जंग लगता है ना, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी भयानक विलन से कम नहीं है। कारों के फ्रेम, लोहे के बड़े बड़े पुल, रेलिंग, यहाँ तक कि समंदर के विशाल जहाजों को भी ये अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। संक्षारण पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे हर साल करोड़ों अरबों का आर्थिक नुकसान होता है। और अब हमारा आखिरी और सबसे फेवरेट सेक्शन, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे हाई वैल्यू पार्ट पर हैं, जो सीधा आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। ये वो चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग मेथड को तो एकदम पक्का कर लीजिए। दूसरा, वो सफेदी वाली रिएक्शन याद है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, उसका फॉर्मूला तो रट ही लेना। तीसरा, कहीं भी भूरा धुआं लिखा दिखे तुरंत समझ जाइए कि वो NO2 गैस है। और हाँ, आंसर्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस जैसे सिंबल जरूर लिखना, इससे एग्जामिनर पर बहुत सॉलिड इंप्रेशन पड़ता है। तो एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी चुनौती। यहाँ एक रिडॉक्स इक्वेशन है, CuO + H2, जिससे बन रहा है Cu + H2O। अब आपको इसमें पहचानना है कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन। अपने नए नए सीखे गए रिडॉक्स वाले ज्ञान को टेस्ट कीजिए और इस सवाल का जवाब सोचिए। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपके केमिस्ट्री के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो बस इसी तरह सीखते रहिए और अपने आसपास छिपी इस साइंस को ऑब्जर्व करते रहिए।